बेटा पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था सॉलिड स्टेट का परिचय और क्लासिफिकेशन। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकाई सेल क्या होती है, जिसे एकक सेल या एकक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट सेल अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या होती है। तो देखो, जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी रचना में कोई छोटा सा एक पार्ट होता है त्रिविम में, जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने से पूरा क्रिस्टलीय ठोस बन जाता है। तो उसी को हम इकाई सेल कहते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से हम समझ लें। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यानी जो क्रिस्टल का जालक होता है, जालक में 3D एरिया में स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके बार बार रिपीट होने से, ठीक है, रिपीट होने से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के जालक में त्रिविम में वह छोटा पोर्शन जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने से या बार बार पुनरावृत्ति करने से पूरा जालक बन जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, इकाई सेल। इकाई सेल देखो बेटा कई प्रकार का हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टलीय सॉलिड कई प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार का होता है, इसलिए जो इसकी यूनिट सेल होगी वो भी कई प्रकार की हो सकती है। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे हमको पढ़ना क्या है, घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका पढ़ना है। तो घनीय एकक कोशिका में बेटा बेसिकली 3 प्रकार की इकाई सेल अपने को देखने को मिलती है। कितने प्रकार बताया? जी हाँ, 3 प्रकार की इकाई सेल अपने को देखने को मिलेगी। एक है BC, दूसरा BCC, तीसरा FCC। व्हाट इज द मीन ऑफ BC? BC का मतलब क्या है? BC का मतलब है बेटा बेसिक यूनिट सेल, यानी हिंदी में बोलेंगे मौलिक इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल या मौलिक एकक सेल या एकक कोशिका, जो भी आप कहना चाहो। तो मौलिक इकाई सेल ये हो गई। दूसरा क्या है, काय केंद्रित इकाई सेल। बेटा जहां हम आगे हो जाए वीडियो को पॉज कर देना, चीज़ों को नोट कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। काय केंद्रित इकाई सेल यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला जो तीसरा है अपना वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल। तो कितने प्रकार की यूनिट सेल हुई? जी हाँ, 3 प्रकार की, मुख्य रूप से बोला 3 प्रकार की यूनिट सेल हुई, जिसमें कि हम पहला नंबर BC, दूसरा नंबर BCC, तीसरा नंबर FCC, ये जो है मिलते हैं। अब समझते हैं कि मौलिक इकाई सेल क्या है। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो घनी एकक कोशिका का प्रकार है, तो हम बनाएंगे घन। घन बोले तो क्यूब बनाना खूब जानते हो। हाई स्कूल में कार्तीय तल में, मैथ में आप घन, घनाभ, शंकु, बेलन सब पढ़े होंगे, हैं। तो देखिए घन बनाने का बढ़िया तरीका, एक स्क्वायर नीचे बना, उसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ थोड़ा सा हटा के एकदम जस्ट उसके ऊपर सुपरपोज नहीं करना है, थोड़ा सा हटा के ये बनाया और फिर उसके बाद कोरों को मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो घन बनाया। अब देखिए
इसकी बात करने चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा चीज़ें ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए। मौलिक इकाई सेल क्या है? जब इकाई सेल के केवल कोनों में, कोनों मतलब कार्नर, ये जैसे एक कोना, ये दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पाँचवा कोना, छठवां कोना, सातवां कोना, आठवां कोना, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो मौलिक इकाई सेल क्या है? जब एकक कोशिका या एकक सेल या इकाई सेल के केवल कोनों में घटक कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? घटक कण। कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों में। कहाँ कोनों में? इकाई सेल के। इकाई सेल के जब कोनों में केवल घटक कण उपस्थित होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मौलिक इकाई सेल। तो थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं। डिफिनीशन तो हो गई कि मौलिक इकाई सेल क्या है। आपसे कोई पूछे तो आप बताइए कि जब इकाई सेल के कोनों में केवल घटक कण उपस्थित होते हैं और कहीं नहीं, केवल कोनों में केवल घटक कण उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मौलिक इकाई सेल बोलते हैं। तो इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे, यानी जालक बिंदु कितने होंगे, यानी हम जिसे हम कहते हैं LP या स्मॉल पी कर लेते हैं, LP। क्यों स्मॉल कर लेते हैं भैया? बहुत छोटी बातें हैं इसलिए इसको स्मॉल लेटर पर रिप्रेजेंट कर लिए। बहुत छोटी सी इकाई है ना। स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन on which frequently repeated whole crystal sperm। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। स्मॉलेस्ट यूनिट में स्मॉल चीज़ें हैं, सारी चीज़, तो उसमें स्मॉल लेटर में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। कितने लैटिस पॉइंट हैं? तो देखो जहाँ जहाँ घटक कण हैं उनको गिन लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट विल बी 8। कुल जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे, यानी घटक कण कितने होंगे इसके हिस्से में। इसके हिस्से में घटक कण, इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। CP या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या घटक कण, ये घटक कण को ही क्या बोलते हैं? CP यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? तो जो कार्नर पे घटक कण का कंट्रीब्यूशन आता है, यानी घटक कण का इस इकाई सेल के हिस्से में जो अंश, जो पार्ट आता है वो होता है 1/8। कितना होता है? जी हाँ, 1/8 होता है। 1/8 जो पार्ट होगा वो इस इकाई सेल के हिस्से में घटक कण जाएगा। तो कितने लैटिस पॉइंट हैं? 8 हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना आएगा? 1 है। इस चीज़ को ध्यान समझने की बात है। थोड़ा सा देखिए, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे अपने पास 8 ईंटें हों, ठीक है, 8 ईंट या 8 माचिस की डिबिया है। अब 4 नीचे रख दिया, 4 उसके ऊपर रख दिया। कैसे? थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊँ मैं। सपोज दैट ये 4 ईंटें हैं या 4 माचिस की डिबिया हैं। हमने इसको ऐसे रखा है, हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब 3D इसका डायग्राम नहीं बनाए हैं, हम केवल ऊपर से देख रहे हैं। या 3D आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसको थोड़ा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये अब इसके ऊपर हम 4 ईंटें और रखें और यहाँ पर घटक कण एक हो, तो घटक कण जो होगा कितने इकाई सेल के संपर्क में होगा? 4 तो नीचे हो गए और 4 ऊपर, तो 4 4 8। 8 इकाई सेल के संपर्क में या के अंदर होते हुए ये घटक कण हो। तो एक इकाई सेल के हिस्से में कितना होगा? स्पष्ट है, 1/8। तो समझ गए होंगे। तो कार्नर पर जो घटक कण का कंट्रीब्यूशन होता है वो 8 होता है। तो इसलिए
पूरा इस इकाई सेल के हिस्से में घटक कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगला जिसका नाम है बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित इकाई सेल। इसमें क्या होता है, कार्नर पर तो घटक कण होते ही हैं, एक घटक कण पूरे बॉडी के सेंटर में होता है, पूरे इकाई सेल के केंद्र में एक घटक कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की इकाई सेल को काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसमें एलपी कितना होगा? एलपी हो जाएगा बेटा 8 पहले कार्नर पर और एक अंदर, तो 8 + 1 बराबर 9 है। 8 + 1 8 धन 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा एलपी। और सीपी इसके कंट्रीब्यूशन में कितना होगा? हाँ देखिए, कार्नर पर जो है वो तो एज इट इज होगा, यानी कि 1/8 × 8 = 1। और जो काय के केंद्र में, यानी पूरे इकाई सेल के अंदर केंद्र में जो है उसमें तो कोई काट-छांट हो नहीं सकती, इसलिए वो पूरा का पूरा 1 होगा। और इस प्रकार से जोड़ करके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस बीसीसी में कितना होगा? वो होगा 2। क्लियर? आगे आइए, तीसरा नंबर क्या है? फलक केंद्रित इकाई सेल। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, कार्नर पर तो घटक कण होते ही हैं, कार्नर पर घटक कण तो होते ही हैं। क्या होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी घटक कण उपस्थित होते हैं। जैसे कि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 में इसका, जैसे ये वाले का केंद्र ये हो जाएगा, इसका केंद्र ये हो जाएगा, इसका केंद्र ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है उसका केंद्र ये हो जाएगा, और जो नीचे वाला उसका 6 फलक हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे कि जब इकाई सेल में कोनों में घटक कण उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी जब घटक कण उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की इकाई सेल को फलक केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। और इसमें जो एलपी होता है बेटा, एलपी वो कितना हो जाता है? 8 + 6 बराबर 14, क्योंकि 6 फलक के केंद्रों में हो गया और 8 कार्नर पे हो गया। और दूसरा क्या, सीपी इसके हिस्से में कितना आता है? तो 1/8 कार्नर का और 8 कार्नर कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल 1। और अगर हम फलक के केंद्रों का लेते हैं तो वहाँ पर कितना होगा? आधा होगा कंट्रीब्यूशन। कैसे होगा? जैसे एक ईंट है या माचिस की डिबिया है, अब उसके ऊपर के फलक पर सेंटर में आप एक घटक कण रख रहे हो और ठीक ऊपर एक और रखोगे, तो 2 इकाई सेलों के संपर्क में वो घटक कण होगा। इसका मतलब ये कि एक इकाई सेल के हिस्से में कितना आएगा? आधा आएगा। तो आधा गुणते कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 फलक हैं, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 3, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें जो है एक इकाई सेल के हिस्से में जो घटक कणों की संख्या होगी वो होगा 4। जो ये घटक कणों की संख्या प्रति इकाई सेल में बता रहा हूँ, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड व्हाट इज द जेड? जेड इज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल। एक इकाई सेल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको हम क्या करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इकाई सेल होती है बेटा, कुछ किताबों में आपको पढ़ने को मिल सकता है, ये भी देखो हो गया है, इसे टिक कर देता हूँ। एक और हो सकता है जिसको कहते हैं एससीसी या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? किनारा केंद्रित इकाई सेल इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कोनों में घटक कण होते हैं और आमने सामने के 2 फलकों में भी घटक कण उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर घटक कण होगा तो इसके सामने यहाँ आएगा, आगे वाले में होगा तो इसके पीछे वाले में घटक कण होगा। तो ये होता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज में नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो हमने क्या सीखा अभी? सीखा कि जो इकाई सेल होती है वो 3 प्रकार की होती है, बीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो अब इसके बाद
हम अब सीखेंगे कि जो ये इकाई सेल हैं इनमें घटक कणों की त्रिज्या और इकाई सेल के कोर की लंबाई के बीच रिलेशन क्या आएगा। यानी हम लोग अब सीखेंगे क्या चीज, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। व्हाट इज ए है, ए क्या है, अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस, और आर क्या है, घटक कणों की त्रिज्या। घटक कणों की त्रिज्या, अक्षीय दूरी और घटक कणों की त्रिज्या में क्या संबंध होगा इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, जो जालक बिंदु होते हैं, घटक कण उतना ही बड़ा नहीं होता, घटक कण का वो सेंटर है, और घटक कण आपस में ऐसे एडजस्ट होते हैं, ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि जो क्रिस्टल होता है पूरा घटक कणों से कंपैक्ट हो जाता है। कंपैक्ट का मतलब वो एक दूसरे से इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतना पास होते हैं कि पूरा घटक कण सॉलिड होता है, यानी कि जो रिजिड होता है या फिर हार्ड होता है, ये प्रॉपर्टी डेवलप हो पाती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार की इकाई सेल को लेंगे और उसमें समझेंगे कि अक्षीय दूरी और घटक कणों की त्रिज्या में क्या संबंध आता है। थोड़ा इस चीज़ को और क्लियर कर लिया, अक्षीय दूरी और घटक कण की त्रिज्या। जैसे मैं BC जो है वो उसको बना रहा हूँ, और BC में बेटा मैं चलो बना ही लेता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। इकाई सेल है, 3D में मैंने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर कार्नर है, तो कार्नर में घटक कण होगा, यहाँ घटक कण होगा, है ना। BC की यही डिफिनेशन थी, हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसको अगर हम थोड़ा इसको ऐसे बनाएंगे तो देखिए घटक कण इस प्रकार से कुछ होंगे एक दूसरे से टच करते हुए। तो अगर हम ये ऊपर के दो घटक कण ले लेते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए घटक कण है, तो यहाँ पर R कितना होगा, घटक कण की त्रिज्या यही R होगी, ये R, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी यही क्या है, अक्षीय दूरी। अगर हम इसको AB से डिनोट करें, ये A है और ये B, तो अक्षीय दूरी यहाँ क्या है, AB है। इन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी यही क्या होती है, अक्षीय दूरी होती है। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, जस्ट वेरी सिंपल, कि A इज इक्वल टू आएगा बेटा 2R। ओके, A बराबर क्या आएगा, 2R, यानी जो अक्षीय दूरी होगी उसमें कितनी त्रिज्या आएंगी, 2R, दो त्रिज्याएं आएंगी। तो ये किसके लिए हो गया, BC के लिए। अब हम समझेंगे FCC के लिए। आपको हो चाहिए BCC, तो थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर इसको समझोगे तो थोड़ा इजी होगा। तो चलिए, हमने इसको जान लिया कि BC में जो A बराबर होता है वो 2R के इक्वल होता है। अब FCC में क्या होता है, जो एक फलक होता है उस फलक के केंद्र में, केंद्रीय को फलक है, इसमें घटक कण होता है, और एक घटक, ये कोने वाला तो होगा ही घटक कण, और ये घटक कण, ये सब बराबर होंगे। ओके, एकदम आइडेंटिकल होंगे। अब उससे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कम ज़्यादा जाता है, आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे, और बहुत ही मैंने इसको आपको ऐसे बनाना है कि गलत ना होने पाए, कोई ना बड़ा हो ना कोई छोटा हो,
और एक दूसरे से टच करता हुआ। तो इस तरह से ये होगा घटक कण। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए और बी की बात करें, ये अच्छी दूरी है, तो अच्छी दूरी में क्या है, यहाँ तो आर हो गया, यहाँ ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 2r के बाद कुछ जगह बीच में छूट जा रही है, तो हम यहाँ पर पिछले प्रकार की जो इकाई चले उसकी तरह ठीक नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम नहीं लिख पाएंगे। ए बराबर एग्जैक्ट कितने आर के बराबर होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी। तो एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, और इसके जस्ट सामने कर्ण होती है। तो कर्ण में देखिए 3 घटक कर्ण है, एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कह सकते हैं कि एक आर ये होगा, एक आर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। कितने आर होंगे, हाँ 4 आर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, BC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो AC है बेटा वो भी क्या है, A है, यानी अच्छी दूरी है। AB क्या है, वो भी A है, अच्छी दूरी है। क्यों A है, क्योंकि घनीय एकक कोष्ठिका पढ़ो, घन में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ये हो जाएगा और एक ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये 4r का होल स्क्वायर। क्यों 4r, चूंकि BC की जो लंबाई है वो 4r के बराबर है। आगे आइए, जहाँ समझ में ना आए बताइएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने, ए स्क्वायर हो जाएंगे 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4r का होल स्क्वायर। ये ओके। अगले लाइन में अगर हम ए स्क्वायर बराबर निकालें तो क्या होगा, 2 बटे में चला जाएगा, 4r का होल स्क्वायर बटे 2। अगर ए बराबर निकालेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 4r का स्क्वायर बाई 2। तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो ये बाहर निकल आएगा और रूट कहाँ लग जाएगा, 2 में। तो ये हो जाएगा 4r बाई रूट 2। तो a इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला क्या आया, 4r बाई रूट 2। इसको हम ध्यान रखेंगे, a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 2। ये रिलेशन है, किसमें आया, FCC प्रकार के इकाई सेल में ये रिलेशन है। ओके, चलिए अब हम लोग सीखते हैं BCC में A और R के बीच क्या रिलेशन आता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। FCC के बाद BCC, सबको दिखाई दे रहा है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी अभी गड़बड़ है, प्रयास में है कि जल्दी ही वीडियो क्वालिटी आपको सही करके दें हम, क्योंकि अभी कुछ इक्विपमेंट नहीं है अपने पास। ऐसी दशा में ये हुआ कि आप लोगों को पढ़ाई ब्रेक न करना पड़े, इसके लिए अभी कुछ दिक्कत ही सही चालू रखते हैं। तो BCC में डेफिनेशन, कोनों में घटक कण होते हैं और कहाँ घटक कण होता है जी, एक केंद्र में होता है। अब इसमें क्या होगा बेटा, जो थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये अंदर वाला है पॉइंट और ये क्या है, बाहर वाला। इसको अगर हम मिला दें तो इस एक्सिस पर
ये वाला है और ये वाला है, इसको मिला दें तो इस एक्सिस पर 3 घटककण एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। तो यहाँ पर घटककण अगर हम बनाएं तो 1 2 ये 3 इस तरह से। अब बेटा यहाँ पर हमको ये भुजा थोड़ा सा अलग मार्कर ले लें आपको ताकि समझ में आए। ये ए लिख दिया इसको हमने, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए बी जो है ना, इसकी लंबाई हमको पहले निकालनी पड़ेगी और ए बी की लंबाई जब पता हो जाएगी तो बी डी की तो पता है, बी डी कितना होगा, ए ही होगा, अच्छी दूरी है। आप ध्यान से देखिए, बी और डी ये अच्छी दूरी है, ए होगा, ए सी अच्छी दूरी है, ओके, बी सी अच्छी दूरी है, ओके। ए बी जो है ना, ये त्रिभुज ए सी बी का कर्ण है। तो हम पहले त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी में क्या करेंगे, हम ए बी की नाप निकालेंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, राइट। अब अगर हम ए बी बराबर निकालें बेटा तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। अगर ए निकल आया बाहर तो क्या हो जाएगा, a रूट 2। ये ए बी की लंबाई हुई। अब बी डी की लंबाई अपने को पता है, बी डी की लंबाई कितनी है, a है, ओके, बी डी की लंबाई a है। तो उस समय ए डी की लंबाई क्या होगी, देखो ए और डी, ये किसका कर्ण है, त्रिभुज ए बी डी में बी के सामने वाली, देखो कोण बी है, कोण बी के सामने वाली जो भुजा ए डी है ये कर्ण होगी। तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पुनः लगा देंगे। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। अपने पास बी डी की माप है, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी की माप है ए रूट 2, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, 4r के बराबर होगा, ओके। क्यों 4r, क्योंकि एक घटककण यहाँ है, फिर घटककण जो बीच में उसका 2r और एक ये यहाँ है, इसका अर्थ तो 4r के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 4r का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, ये 4r का होल स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। तो a बराबर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, तो रूट 4r का होल स्क्वायर बटा 3। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन केस ऑफ BCC। तो BCC में क्या होगा, a बराबर 4r बाई रूट 3 होगा, ये रिलेशन आएगा। तो इस प्रकार से एक हम टेबल बना सकते हैं, याद रखने के लिए चीज़ों को एक टेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ की टेबल बनाएंगे, देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल।
ये यहाँ कर देंगे इकाई शेल का प्रकार, इकाई शेल का प्रकार है? यहाँ पर उसके हिस्से में घटक कणों की संख्या, यानी जिसको हम Z से प्रकट कर सकते हैं, और आगे A व R में संबंध, ये कर सकते हैं। ओके, और लाइन थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, चाहे ये यहाँ से कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने लगे ये। तो इकाई शेल का प्रकार, इधर चाहे सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर 1 2 3। तो इकाई शेल का प्रकार BC, तो BC के हिस्से में घटक कण कितने आते हैं? 1 आता है। A और R में रिलेशन क्या आता है? A बराबर 2R। ओके, दूसरा BCC में घटक कण कितना आता है? 2, और रिलेशन A बराबर क्या होता है? 4R/√3 ये होता है। FCC में क्या होता है? FCC में घटक कण 4 होते हैं और रिलेशन आता है A बराबर 4R/√3। तो इस टेबल को आप बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी